दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों में गुजार दी और जब पहली बार खुद के लिए कुछ चुना तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। उसका नाम था मालती देवी। उम्र उस वक्त करीब 52 साल। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अब भी कुछ अनकही बातें जिंदा थीं। मालती की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। पति सरल, चुपचाप रहने वाला इंसान, लेकिन जिंदगी ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। एक बीमारी और सब कुछ खत्म। उसके बाद मालती सिर्फ एक चीज बनकर रह गई, मां। 2 बेटे थे उसके। दोनों को पढ़ाया, संघर्ष किया, खुद के सपनों को घर के कोने में रख दिया। वक्त बीता, बेटे बड़े हुए, शहर चले गए और मालती, वो उसी घर में रह गई, आखिरी खिड़की के साथ। हर शाम वो खिड़की खोलकर सड़क की तरफ देखती। कोई आता नहीं था, लेकिन देखना उसकी आदत बन चुकी थी। कस्बे के लोग कहते थे, बेचारी अब भी किसी का इंतजार करती है। लेकिन सच ये था कि मालती किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रही थी। वो इंतजार कर रही थी अपने अंदर की उस आवाज का, जो उसने सालों पहले दबा दी थी। इसी कस्बे में एक दिन एक आदमी आया। नाम था हरिश्चंद्र। उम्र में मालती से बड़ा, शांत स्वभाव और अपने आप में बहुत अकेला। वो किराए पर मालती के घर के सामने वाले मकान में रहने लगा। दोनों के बीच शुरुआत में सिर्फ नमस्ते नमस्ते होती थी, लेकिन कुछ रिश्ते बातों से नहीं, खामोशी से शुरू होते हैं। हरिश्चंद्र भी हर शाम अपनी बालकनी में बैठता और मालती अपनी खिड़की पर। दोनों के बीच सड़क थी, लेकिन दूरी उससे कहीं कम। एक दिन हरिश्चंद्र ने पूछा, आप रोज यहां क्यों बैठती हैं? मालती ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस रात मालती पहली बार सो नहीं पाई, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे कुछ पूछा था। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर पूरे कस्बे को हिला देगी। क्योंकि आखिरी खिड़की वाला घर सिर्फ घर नहीं था, वो एक फैसला था। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको मालती देवी और आखिरी खिड़की वाले घर से मिलवाया था। आज कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और यहीं से खामोशी धीरे धीरे बोलने लगती है। उस दिन हरिश्चंद्र के सवाल के बाद मालती पूरी रात सो नहीं पाई। उसे हैरानी इस बात की नहीं थी कि किसी ने सवाल पूछा। हैरानी इस बात की थी कि उसे जवाब देने का मन हुआ। सुबह होते ही वो जल्दी उठी, घर साफ किया, आंगन बुहारा और फिर बिना वजह आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगी। कई सालों बाद उसे याद आया कि वो सिर्फ मां या विधवा नहीं, एक इंसान भी है। उधर हरिश्चंद्र भी बेचैन था। वो कस्बे में नया था, लेकिन उसकी आंखों में पुराना थकान साफ दिखता था। वो अक्सर दोपहर में लाइब्रेरी जाता और शाम को चाय की दुकान पर बैठकर लोगों को देखता। उसी दुकान पर एक दिन मालती भी आई। ये पहली बार था जब वो खिड़की के अलावा कहीं और दिखी। हरिश्चंद्र ने उसे देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आप चाय लेंगी? मालती ने पहले ना कहना चाहा, लेकिन फिर सिर हिला दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कस्बे की हवा में अजीब सी शांति थी। फिर मालती ने खुद ही कहा, आपने कल मुझसे सवाल पूछा था। हरिश्चंद्र ने उसकी तरफ देखा। हां, अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिए, मालती ने धीरे से कहा। बुरा नहीं लगा, बस किसी ने बहुत समय बाद मुझसे कुछ पूछा था। हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोला। कुछ सवालों का जवाब खामोशी ही होती है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी चाय की दुकान पर, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर और कभी बस सड़क के 2 किनारों से एक दूसरे को देखते हुए। लेकिन कस्बा सब देखता है। लोगों की निगाहें तेज होती हैं और बातें उससे भी तेज। एक दिन मालती के बड़े बेटे राघव का फोन आया। मां, लोग कुछ अजीब बातें कर रहे हैं, आप ठीक तो है ना? मालती चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी पर फिर से किसी और का हक होगा। उस रात मालती ने आखिरी खिड़की बंद कर दी, लेकिन दिल की खिड़की खुली रह गई। और यही सबसे खतरनाक बात थी।
क्योंकि जब सालों बाद दिल खुलता है तो या तो जिंदगी बदलती है या सब कुछ टूट जाता है। और मालती की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां वापस जाना आसान नहीं था। दोस्तों, कुछ कहानियां धीरे चलती हैं, लेकिन उनके असर तेज होते हैं। मालती देवी की जिंदगी भी अब ऐसे ही मोड़ पर आ चुकी थी। आखिरी खिड़की उस रात बंद थी, लेकिन घर के भीतर बेचैनी खुली हुई थी। सुबह हुई तो मालती ने बहुत दिनों बाद अपने बेटों की तस्वीरों को ध्यान से देखा। राघव, बड़ा बेटा, जिम्मेदार लेकिन थोड़ा सख्त। छोटा बेटा नीरज, जो हमेशा मां की चुप्पी को समझने की कोशिश करता था। दोपहर होते होते राघव का फोन फिर आया। इस बार आवाज में सीधा सवाल था। मां, आप हरिश्चंद्र नाम के किसी आदमी को जानती हैं क्या? मालती के हाथ से फोन लगभग छूट गया। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, हां, वो सामने वाले घर में रहते हैं। फोन के दूसरी तरफ सांस भारी हो गई। मां, लोग बातें बना रहे हैं। आपको इस उम्र में इन सब से दूर रहना चाहिए। ये शब्द धीरे बोले गए थे, लेकिन चुभने वाले थे। मालती ने पहली बार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, राघव, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। राघव चुप हो गया। मैंने तुम दोनों को पाला, तुम्हारे लिए सब छोड़ा, लेकिन क्या अब मुझे सिर्फ सांस लेने की इजाजत भी किसी से मांगनी पड़ेगी? फोन कट गया। मालती देर तक खाली दीवार को देखती रही। उसी शाम हरिश्चंद्र पहली बार खुद उसके दरवाजे तक आया। दरवाजे की घंटी बजी तो मालती घबरा गई। हरिश्चंद्र ने बहुत साधारण सा कहा, अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो मैं समझ सकता हूं। मालती की आंखें भर आईं। परेशानी आप नहीं है, परेशानी यह है कि मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस करने लगी हूं। हरिश्चंद्र ने सिर्फ इतना कहा। जिंदा महसूस करना गुनाह नहीं होता मालती जी। उस रात मालती ने आखिरी खिड़की फिर खोली, लेकिन इस बार वो बाहर देखने के लिए नहीं, अंदर देखने के लिए थी। उसे एहसास हो रहा था कि ये कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं रही। इसमें बेटों की सोच, समाज की आंखें और एक औरत का खुद से सवाल सब शामिल हो चुके थे। और जब इतने सारे किरदार एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कहानी शांत नहीं रहती। अगले दिन एक ऐसा फैसला होने वाला था जो या तो मालती को तोड़ देगा या उसे पहली बार पूरा इंसान बना देगा। अगर तुम भी आने वाले कल से डरते हो, अगर रात को ज्यादा सोचने लगते हो, तो दिल से एक लाइक कर देना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे लिए है। दोस्तों, कुछ फैसले दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, वो सीधे घर के अंदर चले आते हैं। मालती देवी की जिंदगी में अगली सुबह कुछ ऐसी ही आई। सुबह सुबह बस के रुकने की आवाज आई और उसी के साथ एक जाना पहचाना चेहरा। राघव अपने बैग के साथ घर के सामने खड़ा था। मालती ने खिड़की से देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। दरवाजा खोला, मां बेटे आमने सामने थे। कोई गले नहीं मिला, कोई मुस्कान नहीं, बस एक अजीब सी दूरी। घर के अंदर चाय रखी गई, लेकिन किसी ने पी नहीं। राघव ने सीधे बात शुरू की, मां, ये कस्बा छोटा है, लोग बातें करते हैं। मालती ने धीरे से जवाब दिया, लोग तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी बातें करते थे। राघव ने नजरें झुका ली, मां, मुझे डर लगता है। आप अकेली हैं, कोई आपको चोट पहुंचा सकता है। मालती ने पहली बार थोड़ी सख्ती से कहा, या फिर कोई मुझे जिंदा महसूस करा सकता है। कमरे में खामोशी फैल गई। उसी समय बाहर से आवाज आई, नमस्ते। हरिश्चंद्र दरवाजे पर खड़ा था। उसका आना इत्तेफाक नहीं था। कस्बे में आज ही ये बात फैल चुकी थी कि मालती का बेटा आया है। हरिश्चंद्र ने राघव की तरफ देखा।
मैं हरीशचंद्र हूं। अगर आपको मुझसे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, आपको पता है आपकी वजह से मेरी मां पर क्या क्या बातें हो रही हैं? हरीशचंद्र ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, और अगर इससे मालती जी को नुकसान हो रहा है तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। मालती का दिल बैठ गया, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जो उसने सालों में कभी नहीं किया था। वो हरीशचंद्र के पास खड़ी हुई और बोली, नहीं, अब नहीं। राघव चौंक गया। मैंने पूरी जिंदगी पीछे हटते हुए बिताई है। इस बार अगर कुछ गलत भी हुआ तो वो मेरा फैसला होगा। उस दिन कस्बे ने पहली बार देखा, आखिरी खिड़की वाला घर अब सिर्फ खामोशी का घर नहीं रहा। और ये बात लोगों को सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि जब कोई औरत अपने फैसले खुद लेने लगे तो दुनिया के नियम हिलने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात हरीशचंद्र ने मालती को अपने अतीत के बारे में कुछ बताया, जो सुनकर मालती को लगा शायद ये रास्ता जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें वो दूसरों को दिखाता नहीं। हरीशचंद्र भी ऐसा ही इंसान था। उस रात जब राघव चला गया और घर फिर से शांत हुआ, हरीशचंद्र देर तक आंगन में खड़ा रहा। मालती ने उसकी बेचैनी महसूस की। आप कुछ कहना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। हरीशचंद्र ने गहरी सांस ली। मैं जिस वजह से ये कस्बा छोड़कर आया हूं, वो वजह अगर आपको पता चल गई तो शायद आप मुझसे दूरी बना लें। मालती चुप रही। अब वो सुनने के लिए तैयार थी। हरीशचंद्र बोला, मेरी पत्नी लंबी बीमारी से नहीं मरी थी। मालती की आंखें उस पर टिक गईं। वो एक दिन अचानक चली गई और लोग कहते हैं कि मैं उसकी तकलीफ नहीं समझ पाया। उसकी आवाज कांपने लगी। सच ये है कि मैं तब काम और जिम्मेदारियों में इतना उलझा था कि उसके अकेलेपन को देख ही नहीं पाया। मालती को जैसे अपने ही अतीत की परछाई दिखने लगी। उसके बाद मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे दूरी बना ली। हरीशचंद्र ने धीरे से कहा, इसीलिए मैं यहां आया, क्योंकि जहां कोई आपको जानता नहीं, वहां आप फिर से शुरू कर सकते हैं। मालती ने पहली बार उसकी पीड़ा को पूरी तरह महसूस किया, लेकिन उसी पल उसके मन में एक डर घी उठा। अगर ये कहानी फिर से दोहराई गई तो, अगर वो भी एक दिन अकेली रह गई तो। उस रात मालती ने नींद में समीर को देखा। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसे देख रहा था। सुबह उठते ही मालती का दिल भारी था। उसे एहसास हो गया था कि अब ये सिर्फ दिल का मामला नहीं रहा, ये भरोसे का सवाल था। और भरोसा सबसे नाजुक चीज होती है। उधर कस्बे में चर्चा और तेज हो चुकी थी। लोग कहने लगे कि आखिरी खिड़की वाला घर अब पहले जैसा नहीं रहा। और जब लोग किसी औरत की शांति से डरने लगें तो समझ लीजिए तूफान पास ही होता है। मालती जानती थी आने वाले दिन उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर करेंगे जिसके बाद वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल पल वो नहीं होते
जो अकेले में आते हैं। सबसे मुश्किल वो होते हैं जो सबके सामने आते हैं। मालती देवी के लिए वो दिन अब आ ही गया था। सुबह होते ही कस्बे में खबर फैल चुकी थी, आज पंचायत बैठने वाली है। कोई लिखित नोटिस नहीं था, कोई बुलावा नहीं, बस लोगों की जबान काफी थी। मालती ने आखिरी खिड़की खोली, बाहर देखा। लोगों की नजरें पहले से ही उसके घर की तरफ थीं। हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं नहीं जाऊंगा। मालती ने सिर हिलाया, नहीं, अब छुपने का वक्त खत्म हो गया है। पंचायत पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी, वही जगह जहां फैसले कम और राय ज्यादा बनती थीं। मालती पहुंची तो एक पल को सन्नाटा छा गया। लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई सवाल हो जिसका जवाब चाहिए। पंचायत के मुखिया ने कहा, मालती देवी, आप उम्र और हालात दोनों समझदार हैं। लोगों को आपकी चिंता है। मालती ने धीरे से पूछा, चिंता या हक? किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, मां। सबने मुड़कर देखा। नीरज, छोटा बेटा। वो अचानक शहर से आया था। मालती की आंखें भर आईं। नीरज ने साफ शब्दों में कहा, अगर मेरी मां खुश रहना चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है? भीड़ में खुसुर-फुसुर होने लगी। मुखिया ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, बेटा, यह समाज का सवाल है। नीरज ने जवाब दिया, समाज तब कहाँ था जब मेरी मां अकेले हमें पाल रही थी। उस पल मालती को लगा जैसे उसका बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। तभी किसी ने सवाल उछाल दिया, अगर कल यह आदमी इन्हें छोड़कर चला गया तो? हरिश्चंद्र आगे आया, अगर मैं चला गया तो ये मेरी कमजोरी होगी, लेकिन अगर मालती जी आज पीछे हट गईं तो ये समाज की हार होगी। उस दिन पंचायत ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन एक बात साफ हो गई, आखिरी खिड़की वाला घर अब अकेला नहीं था। और जब एक औरत के साथ उसकी आवाज खड़ी हो जाए तो कहानी किसी एक घर की नहीं रहती। आने वाले दिन सबसे मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, सवाल था हक का। अगर ये कहानी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, भीड़ जब छट जाती है तो असली सवाल घर के अंदर पैदा होते हैं। पंचायत के बाद मालती देवी थकी हुई थी, शरीर से नहीं, मन से। घर लौटी तो देखा राघव पहले से अंदर बैठा था। नीरज भी वहीं था। दोनों भाई कई सालों बाद एक ही कमरे में, लेकिन एक ही सोच में नहीं। राघव ने सीधे बात शुरू की, मां, आपने जो पंचायत में किया उससे हमारी इज्जत पर बात आ गई है। नीरज ने तुरंत पलटकर कहा, इज्जत तब टूटती है जब इंसान अपने हक से डरने लगे। कमरे में तनाव फैल गया। मालती चुप बैठी रही। वो जानती थीं कि अगर वो अभी बोलीं तो शायद किसी का दिल टूट जाएगा। राघव ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, मां, आपने हमारी मां बनकर सब किया, लेकिन अब आप हमारे फैसलों से ऊपर नहीं जा सकती। ये शब्द मालती के सीने में सीधे उतर गए। नीरज की आवाज थोड़ी भर्रा गई, भैया, मां ने पूरी जिंदगी हमारे फैसलों के नीचे जी है। मालती ने आखिरकार सिर उठाया। बस, उसका ये एक शब्द कमरे में गूंज गया। मैंने तुम दोनों को एक सा प्यार दिया, लेकिन आज पहली बार मैं खुद से प्यार मांग रही हूं। राघव कुछ नहीं बोला। वो उठकर बाहर चला गया। नीरज मां के पास बैठा। मां, डरो मत, आप अकेली नहीं हो। लेकिन मालती जानती थीं कि एक बेटे का साथ दूसरे बेटे की दूरी की कीमत पर मिला है।
उसी रात हरिश्चंद्र देर तक अपने कमरे में टहलता रहा। उसके भीतर एक डर था जो उसने कभी मालती से नहीं कहा। डर ये नहीं था कि समाज क्या कहेगा, डर ये था कि कहीं वो फिर से किसी का अकेलापन समझने में देर न कर दे। आधी रात को मालती ने आखिरी खिड़की खोली। सड़क खाली थी, हवा ठंडी थी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अब कोई भी रास्ता चुने कुछ न कुछ छूटेगा जरूर, और यही जिंदगी की सबसे सच्ची सजा होती है। दोस्तों, कुछ सुबहें बहुत साधारण लगती हैं, ना कोई तूफान, ना कोई हंगामा, लेकिन वही सुबहें जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। उस दिन मालती देवी बहुत जल्दी उठ गई थीं। आसमान में हल्की सी धूप थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक। उन्होंने घर के हर कमरे को ध्यान से देखा। दीवारें जिन्होंने उसके आंसू देखे थे, दरवाजे जो सालों से कभी पूरी तरह बंद नहीं हुए। मालती ने चुपचाप एक छोटा सा बैग निकाला, कुछ कपड़े, कुछ जरूरी कागज और एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो, अपने पति और दोनों बेटे थे। उसी वक्त हरिश्चंद्र बाहर आंगन में खड़ा था। उसे कुछ अंदाजा हो गया था। आप जा रही हैं? उसने धीरे से पूछा। मालती ने सिर हिलाया। कहां? हरिश्चंद्र ने नहीं पूछा। वो जानता था, कभी कभी जगह से ज्यादा मन बदलता है। नीरज दरवाजे पर खड़ा था। मां? उसकी आवाज कांप गई। मालती ने उसका माथा चूमा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आज मुझे खुद के साथ कुछ समय चाहिए। नीरज कुछ नहीं बोला, बस आंखें झुका ली। राघव उस सुबह घर पर नहीं था और शायद यही अच्छा था। मालती ने आखिरी बार आखिरी खिड़की को देखा, फिर उसे बंद किया। इस बार हमेशा के लिए नहीं, बस एक नए कारण से। हरिश्चंद्र ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं। मालती ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। मैं भाग नहीं रही, मैं खुद को समझने जा रही हूं। बस इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। कस्बे ने देखा, मालती देवी चुपचाप बस में बैठ गईं। कोई आंसू नहीं, कोई हंगामा नहीं, लेकिन उस दिन आखिरी खिड़की वाला घर पहली बार खाली लग रहा था। और हरिश्चंद्र जानता था, ये विदाई नहीं थी, ये एक इंतजार था। क्योंकि जब कोई औरत खुद को ढूंढने निकलती है तो लौटती जरूर है, लेकिन पहले जैसी नहीं। अगर तुम रोज रात में ऐसी शांत कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर रात तुम्हारे लिए सुकून लाता रहूंगा। दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें किसी से दूर भेजती है ताकि हम उसे सही मायने में समझ सकें। मालती देवी उस दिन बस से उतरी तो सामने एक अनजाना शहर था। न कोई पहचान, न कोई जान पहचान, बस एक छोटा सा कमरा और खुली खिड़की। यहां उन्हें कोई फलां की मां नहीं जानता था, कोई उन्हें आखिरी खिड़की वाले घर की औरत नहीं कहता था। यहां वो सिर्फ मालती थीं। सुबह वो पास के मंदिर जातीं, दोपहर में पुस्तकालय में बैठतीं और शाम को चुपचाप चाय पीतीं। पहली बार उन्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। उधर कस्बे में हरिश्चंद्र अकेला पड़ गया था। आखिरी खिड़की अब भी बंद थी, लेकिन उसकी निगाह अब भी उसी तरफ जाती। नीरज हर रोज मालती से फोन पर बात करता, लेकिन राघव चुप था, काम में डूबा, लोगों की बातों में उलझा। लेकिन एक शाम जब वो अपने बेटे को मां कहते हुए खेलते देख रहा था तो उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसे याद आया, जब वो छोटा था तो उसकी मां ठीक इसी तरह उसे देखती थी। उसी रात राघव ने मालती को पहली बार मैसेज किया, मां, आप ठीक हैं? मालती ने काफी देर बाद जवाब दिया,
हाँ, और पहली बार खुद को ठीक महसूस कर रही हूं। वो एक लाइन राघव के लिए काफी थी। उसने समझ लिया, जिस औरत को वो कमजोर समझता था, वो खुद को जोड़ना सीख रही है। इधर हरिश्चंद्र ने एक फैसला लिया। उसने मालती को फोन किया। मैं आपका इंतजार करूंगा, बिना सवाल, बिना शर्त। मालती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, क्योंकि किसी का इंतजार अगर आजादी के साथ हो तो वो बोझ नहीं बनता। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मालती की वापसी सिर्फ किसी घर में नहीं होने वाली थी, वो कई दिलों में कुछ बदल कर लौटने वाली थी। दोस्तों, कुछ लोग लौटते हैं तो पुराने घाव फिर खुल जाते हैं, और कुछ लौटते हैं तो घावों पर मरहम रख जाते हैं। मालती देवी जिस दिन वापस लौटी, कस्बे में कोई ढोल नहीं बजे, कोई भीड़ नहीं लगी। बस एक साधारण सी बस और एक औरत जो अब पहले जैसी नहीं थी। आखिरी खिड़की वाला घर अब भी वहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ा राघव कुछ बदला हुआ था। मालती ने कुछ नहीं कहा, राघव ने भी नहीं। बस उसने धीरे से कहा, मां, अंदर आइए। घर में वही दीवारें थीं, वही कमरे, लेकिन मालती की नजर अब कहीं नहीं अटकी। राघव ने कुछ देर बाद आवाज भरी, मां, मैंने गलती की। मालती शांत रही। मैंने आपकी खुशी को अपने डर से बांध दिया। नीरज चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में सुकून था। राघव आगे बोला, अगर आप हरीशचंद्र जी के साथ जिंदगी बिताना चाहें तो मुझे अब कोई ऐतराज नहीं। मालती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू गिरने नहीं दिए। उसी शाम हरीशचंद्र घर आया, पहली बार बिना डर के, बिना झिझक के। मालती ने आखिरी खिड़की खोली। बाहर हल्की सी हवा थी। उसने धीरे से कहा, मैं पूरी नहीं हूं, मैं सीख रही हूं। हरीशचंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी। उस दिन आखिरी खिड़की वाला घर फिर से जीवित हो उठा, लेकिन अब वो इंतजार का नहीं, समझ का घर था। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नई शुरुआत एक आखिरी सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या समाज कभी पूरी तरह किसी औरत की खुशी स्वीकार कर पाएगा? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। दोस्तों, कुछ कहानियां अंत में सवाल नहीं छोड़ती, वो बस एक आईना पकड़ाती हैं। मालती देवी की कहानी भी अब उसी जगह पहुंची थी। उसके लौटने के बाद कस्बे में फिर से बातें शुरू हुईं, लेकिन इस बार आवाजों में पहले जैसा जहर नहीं था। लोग देखते थे, मालती अब भी सादा कपड़े पहनती है, अब भी सुबह मंदिर जाती है। लेकिन फर्क ये था कि अब उसकी चाल में झिझक नहीं थी। हरिश्चंद्र उसके साथ था, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, बस पास। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा अजीब लगती थी। एक शाम कस्बे के कुछ बुजुर्ग मालती के घर आए, वही लोग जो पहले फैसले सुनाते थे। मुखिया ने कहा, मालती देवी, लोग अब भी पूछते हैं, आपने ये रास्ता क्यों चुना? मालती ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मैंने कोई रास्ता चुना नहीं, मैं बस खुद से भागना बंद कर दिया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात मालती ने आखिरी खिड़की खोली, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं देख रही थी, वो अपने दोनों बेटों को देख रही थी। एक पास खड़ा, दूसरा दिन से जुड़ा। वो हरिश्चंद्र को देख रही थी, जो उसका सहारा नहीं, साथ था। और वो खुद को देख रही थी, एक औरत जो मां भी है, लेकिन सिर्फ मां नहीं। उसने धीरे से कहा, आखिरी खिड़की असल में बाहर देखने के लिए नहीं होती, वो इसलिए होती है ताकि इंसान कभी कभी खुद को देख सके। उस रात
घर की बत्ती देर तक जली रही, लेकिन खिड़की खुली रही, क्योंकि अब उस घर में कुछ छुपाने को नहीं था। दोस्तों, ये कहानी किसी प्यार की जीत की नहीं है। ये कहानी है अपने हक को चुपचाप स्वीकार करने की। और शायद कभी-कभी यही सबसे बड़ी क्रांति होती है।